स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक कैपिटलाइजेशन। ये भी आपकी फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है और इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन भी है। तो कैपिटलाइजेशन का मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले कैपिटलाइजेशन में ये जो टर्म कैपिटलाइजेशन है, इससे मतलब है वैल्यूएशन ऑफ कैपिटल, जिसमें कि कैपिटल स्टॉक और डेट इंक्लूडेड है। लेकिन जब हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो अगर हम सिर्फ कैपिटल स्टॉक्स और डेट लेते हैं तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये माना जाता है कि जब तक हम इसमें सरप्लस ना ऐड कर लें वो इनसफिशेंट है। तो सरप्लस, रिजर्व्स जो हैं वो भी सभी कैपिटल का एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं। तो जब हम कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें ओनरशिप की जो कैपिटल है, यानी कि इक्विटी कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन कैपिटल और इसके साथ फ्री रिजर्व्स, ये सभी चीज़ें इसमें हम लेते हैं, तब कैपिटलाइजेशन की जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट बनती है। जब हम ब्रॉडर सेंस की बात करते हैं तो कैपिटलाइजेशन को हम फाइनेंशियल प्लानिंग के सिनोनिम के रूप में ही यूज़ करते हैं। कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है फोरकास्टिंग द नीड्स ऑफ फंड्स फॉर कंपनी, देयर सोर्सेज एंड प्रपोर्शन ऑफ सच सोर्सेज, कि जो सोर्सेज हम ले रहे हैं वो किस प्रपोर्शन में ले रहे हैं और कौन कौन से सोर्सेज ले रहे हैं। So capitalization not only the total capital required for the firm, but it also related with the decision relating to securities to be issued and their proportion. तो ये सभी चीज़ें ब्रॉड इंटरप्रिटेशन की जब हम बात करते हैं कैपिटलाइजेशन में इंक्लूडेड होती है। लेकिन जब हम नैरो इंटरप्रिटेशन या नैरो व्यू पॉइंट को देखते हैं तो कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय टोटल शेयर्स हेल्ड बाय शेयर होल्डर्स एंड द इशू डिबेंचर्स एंड बॉन्ड। पर इसमें ऑथर ये कहता है कि जब तक हम रिजर्व्स और सरप्लस को भी इसके अंदर नहीं डालते हैं तो ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट रहती है। सो रिजर्व्स एंड सरप्लसेस आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन थी कैपिटलाइजेशन की। उसके बाद है स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें बताया हुआ है कि कैपिटलाइजेशन, कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, यहाँ पे फाइनेंस लिखा हुआ है गलती से, ये फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आएगा, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। कैपिटलाइजेशन जैसे अभी अभी हमने बताया, टोटल अमाउंट की जो कैपिटल इन्वेस्टेड है उसमें सभी चीज़ें आएंगी, ये शेयर कैपिटल, डेट कैपिटल, रिजर्व्स और सरप्लस, इसको हम कैपिटलाइजेशन बोलेंगे। जबकि कैपिटल का मतलब यहाँ पे नेट वर्थ ऑफ अ बिजनेस से है। तो कैपिटल और कैपिटलाइजेशन दोनों में डिफरेंस है। ये नेटवर्थ की बात करी जाती है तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं, और इन सब के टोटल की बात करी जाती है तो हम इसको कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। और कैपिटल स्ट्रक्चर जो है स्टूडेंट्स, उससे मतलब होता है कि आपका रेशो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है इन अलग अलग, ये जो शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं, डेट कैपिटल की बात कर रहे हैं, उसका आपस में हम कहें क्वांटम हमने क्या लिया है। जैसे हम कह दें 2:1 है तो कैपिटल स्ट्रक्चर ये हो। सो कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ डिफरेंट देन कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन में हम ये बता रहे हैं कि ये सभी चीज़ें हमने इंक्लूड करी हैं, और कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बताता है, क्वांटम की इनका रेशो क्या है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की भी बात कही हुई है। तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर से मतलब यहाँ पर है कंपोजिशन ऑफ लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। जो कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में डिफरेंस की अगर हम बात करें तो कैपिटल स्ट्रक्चर तो सिर्फ जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस या कैपिटल है वो लेके चलता है, जैसे शेयर्स और इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स। जबकि अगर हम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें शॉर्ट टर्म सोर्सेज को भी हम इंक्लूड करते हैं अलॉन्ग विद लॉन्ग टर्म सोर्सेज। तो ये अलग अलग इन सब का मतलब या डिफरेंस है कैपिटलाइजेशन का, कैपिटल का, कैपिटल स्ट्रक्चर का और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का। तो ये इनके बीच का डिफरेंस है स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड थ्योरीज ऑफ कैपिटलाइजेशन जो है वो हम बाद में करेंगे। पहले हम थ्योरीज से जो सिंपल टॉपिक है वहाँ से शुरू करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, कैपिटलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो कैपिटलाइजेशन दो तरह से हो सकती, तीन तरह से हम कह सकते हैं हो सकती है। एक होगा कि फेयर कैपिटलाइजेशन, जैसे कि आप चाहते हैं एक फर्म के लिए उसी तरह की हो। एक होता है ओवर कैपिटलाइजेशन, जितनी कैपिटल होनी चाहिए उससे ज़्यादा कैपिटल आपने लगा रखी है। एक होता है अंडर कैपिटलाइजेशन, जितनी कैपिटल होनी चाहिए उससे कम कैपिटल लगी हुई दिख रही है बैलेंस शीट में, या हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखें तो उस हिसाब से। तो हम इन
तीनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। देखिए अगर फेयर कैपिटल है, जितनी होनी चाहिए उतनी ही है, तो डिस्कशन की कोई बात ही नहीं है। प्रॉब्लम कब अराइज होती है, अगर ओवर कैपिटलाइजेशन है या अंडर कैपिटलाइजेशन है। तो इन दोनों को हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसकी थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। थ्योरीज को हम बाद में इसलिए डिस्कस करेंगे कि ये जो दोनों हैं ये सिंपल कंसेप्ट हैं, ये आपको एक बार सुनते ही समझ में आ जाएंगे। थ्योरीज का जो है उसके साथ ही हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन भी है, तो थ्योरी करवा के मैं उसके साथ आपको न्यूमेरिकल पोर्शन कवर करवा दूंगी। तो पहले हम इसकी बेसिक जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो करेंगे। तो सबसे पहले ओवर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन से हम ऐसे समझते हैं जनरली कि ये एक्सेस ऑफ कैपिटल की बात करी जा रही है, कि हमारे पास जो है वो कैपिटल एक्सेस में है। ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो एक्सेस कैपिटल दिखा रही होती हैं, जबकि आपके पास शॉर्टेज ऑफ कैपिटल होती है। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि शॉर्टेज ऑफ कैपिटल कैसे होती है जबकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको एक्सेस कैपिटल दिखा रहे हैं। देखिए ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि आपकी जो अर्निंग्स हैं वो हम किस हिसाब से देखते हैं, हमने कैपिटल कितनी एम्प्लॉयड कर रखी है और उसके अकॉर्डिंग हमारी अर्निंग्स कितनी है। जैसे फॉर एग्जांपल जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 15% चल रहा है, और उस टाइम अगर हमारी जो अर्निंग्स हैं वो 7% या 8% दिखा रही हैं, तो उससे हमें अगर हम देखेंगे तो क्या लगेगा कि कैपिटल हमने ज़्यादा लगा रखी है। अगर हमने 100 रुपये लगाए थे और उसके हिसाब से हमें 15 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए जो कि मार्केट में चल रहा है, हमें 8 रुपये मिल रहा है, हमें 7 रुपये मिल रहा है। इसका मतलब हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कम है उस कैपिटल के हिसाब से, और वो कैपिटल उस रेट ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंग ज़्यादा है, तो वो क्या लगेगी, ओवर कैपिटलाइज लगेगी। अब हो सकता है हमें यहाँ पे जो प्रॉफिट्स हैं वो कम हो रहे हों और हमें अगले हम कहें किसी प्रोजेक्ट के लिए और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हो, तो कैपिटल की तो शॉर्टेज है लेकिन जो सिचुएशन है वो ओवर कैपिटलाइजेशन की बनी हुई है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसा हो सकता है कि शॉर्टेज ऑफ कैपिटल हो और कंपनी आपकी ओवर कैपिटलाइज्ड हो। तो मुझे लगता है आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब यहाँ पे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटल दिख रही है उससे नहीं, रेट ऑफ रिटर्न जो है उस कैपिटल के ऊपर हमें क्या मिल रहा है उससे हम डिफाइन कर पाते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो ओवर कैपिटलाइज्ड है, फेयरली कैपिटलाइज्ड है या अंडर कैपिटलाइज्ड है। जो मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही अगर हमारी फर्म का भी है उसके आसपास ही है तो वो फेयर लगेगी, अगर वो उससे कम है तो वो ओवर कैपिटलाइज लगेगी, और अगर मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 15 है और आपकी फर्म को 25% हो रहा है तो वो अंडर कैपिटलाइज लगेगी। तो ये सिचुएशन है जिनकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि वेदर योर कंपनी इज ओवर कैपिटलाइज्ड, फेयर कैपिटलाइज्ड और अंडर कैपिटलाइज्ड। तो यहाँ पे देखिए बताया है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, अर्निंग्स ऑफ द कंपनी आर रिलेटेड टू अमाउंट्स ऑफ इट्स कैपिटलाइजेशन। जो अर्निंग्स हैं कंपनी की वो कैपिटलाइजेशन के साथ रिलेट करके देखी जा सकती हैं। अ कंपनी कैन बी इन पोजिशन of fair capitalization or over or under capitalization. For the interest of business the company should have fair capitalization, because over capitalization and under capitalization both are harmful for the long term development of the company. अब आपको ऐसे लग रहा होगा कि under capitalization में तो मैंने बताया कि 25% प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो वो कैसे हार्मफुल सिचुएशन है वो भी हम आगे देखेंगे। पहले हम ओवर कैपिटलाइजेशन के कोजेज, इफेक्ट्स, रेमेडीज़, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है उसमें है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। अब जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं ओवर कैपिटलाइजेशन के, देखिए स्टूडेंट्स ये सिर्फ कंपनी के ऊपर नहीं होते, ये शेयर होल्डर्स को भी इफेक्ट करती है। अगर कंपनी ओवर कैपिटलाइज्ड है वो सोसाइटी को भी इफेक्ट करती है, तो हम वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस ओवर कैपिटलाइज्ड अगर आपकी कंपनी है तो उसका आपकी कंपनी के ऊपर मेनली क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जो सबसे पहला इफ़ेक्ट यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है वो है फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी से यहाँ पे मतलब है जो अर्निंग कैपेसिटी है
कंपनी की वो रेगुलर नहीं है। अगर कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी रेगुलर नहीं है तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी रेगुलर ना होने से क्या होगा कि कंपनी रेगुलर टाइम पे डिविडेंड्स जो है वो नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगी। अगर डिविडेंड्स टाइमली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी, कभी कर रही है कभी नहीं कर रही, तो उससे क्या होगा कि जो उसके शेयर होल्डर्स है या जनरल पब्लिक है उसके लिए उसकी क्रेडिबिलिटी जो है लो होगी, और इससे उसके फर्दर जो भी एक्सपेंशन के लिए वो अपने फंड्स को रेज़ करना चाहती है या कुछ और अपने प्लान्स लेके आती है या वो शॉर्ट टर्म लोन्स लेना चाहती है अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए, उन सब में प्रॉब्लम होगी, उसके प्रोडक्शन वर्क में हिंडरेंस होगी और जिससे फर्दर उसकी अर्निंग कैपेसिटी जो है वो इफ़ेक्ट करेगी। तो उसकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो इनस्टेबल हो जाती है। तो पहला इफ़ेक्ट ये पड़ता है। दूसरा है डिफ़िकल्टी इन रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। अब देखिए, जो हमने पहला पॉइंट डिस्कस करा है, अगर ये सब हो रहा है, एक्चुअल में कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी लो हो गई है, तो कंपनी ने जो भी लोन्स ले रखे हैं उनका इंटरेस्ट कंपनी टाइमली नहीं चुका पाएगी, इंटरेस्ट भी नहीं चुका पाएगी, और फिर जो प्रिंसिपल अमाउंट उसको मैच्योरिटी पे जमा करवानी होती है या उनके लिए उन्होंने कोई रिजर्व बनाया हुआ है या फिर कोई अलग अलग टाइम पीरियड्स बनाए हुए हैं कि इतने टाइम पीरियड के बाद हम इतनी प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो जमा करवा देंगे, वो उसको पे करने में दिक्कत आएगी। वो पे करने में दिक्कत आते ही वो डिफ़ॉल्टर जो है वो घोषित हो जाएगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। फिर इसके अलावा स्टूडेंट्स क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मैनिपुलेशन इन प्रॉफिट्स। मैनिपुलेशन इन प्रॉफिट से यहाँ पे हमारा मतलब है कि जो कंपनी है वो ज़्यादा प्रॉफिट दिखा के डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। ज़्यादा प्रॉफिट वो क्यों दिखाएगी? वहाँ पे अपनी खोई हुई प्रेस्टीज को बचाने के लिए वो ज़्यादा हम कहें वो प्रॉफिट्स शो कर सकती है। उससे कंपनी को नुकसान होगा। नुकसान ये होगा, अगर उन्होंने ज़्यादा प्रॉफिट शो करा है तो उनको रेट ऑफ डिविडेंड भी हाई देना पड़ेगा। तो इस तरह से उनको वो फिर इस तरह से डिविडेंड उनको अपनी कैपिटल में से देना पड़ेगा, उससे उनको कैपिटल का लॉस होगा। तो इस तरह से फर्दर कंपनी में डैमेजेस होते जाएंगे और कंपनी को प्रॉब्लम होती जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है डिफ़िकल्टी इन क्रिएशन ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे करने में ही दिक्कत आ रही है, हम डिविडेंड भी हम कैपिटल में से दे रहे हैं, फाइनेंशियली इनस्टेबल है कंपनी, तो रिजर्व्स और सरप्लसेस में डालने के लिए तो पैसा बचेगा ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन और ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। अब ये देखिए, इतनी सारी बातें हमने ऊपर डिस्कस करी है। अगर ये सभी हैं तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कंपनी की हालत कैसी होगी। अगर ऐसे सिचुएशन है तो उसमें जो कंपनी के अगर ओल्ड इक्विपमेंट्स हैं, ओल्ड मशीन है, ओल्ड प्लांट है, उसको कंपनी रीन्यू करना चाहती है, उसमें कुछ चेंजेस लाना चाहती है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से कंपनी को किन्हीं नई मशीन्स की ज़रूरत है, किन्हीं नई तरीक़ों नो हाउ को सीखने की ज़रूरत है, कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है, तो कंपनी उसके लिए पैसा कहाँ से निकालेगी? तो ये सारी की सारी कॉन्सिक्वेंसेस किसके ऊपर होंगी? कंपनी के ऊपर होंगी, और ये फर्दर कंपनी को इफ़ेक्ट करेगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक पॉइंट और छूट गया है यहाँ पे कि जो रियल वैल्यू है शेयर्स की वो भी इससे इफ़ेक्ट होगी। रियल वैल्यू जो शेयर्स की है, जैसे जो बुक वैल्यू है शेयर्स की, उससे रियल वैल्यू कम हो जाएगी। किस वजह से कम हो जाएगी? हमने ये जो इतनी सारी बातें डिस्कस करी हैं, इन सब की वजह से जो मार्केट वैल्यू है शेयर की वो कम हो जाएगी। ये ऐसे कम होने से क्या होगा? कंपनी की जो गुडविल है वो एडवर्सली इफेक्ट होगी। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे इनके साथ ही आप ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है ये कंपनी के ऊपर इफ़ेक्ट्स थे ओवर कैपिटलाइजेशन के। कुछ इफ़ेक्ट्स जो हैं शेयर होल्डर्स के ऊपर भी होते हैं। शेयर होल्डर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होंगे? शेयर होल्डर्स को लो डिविडेंड मिलेगा, जो जैसा कि हमने पीछे अभी डिस्कस किया है, किस वजह से? फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से लो डिविडेंड मिलेगा। कभी कभी डिविडेंड नहीं भी मिलेगा, इरेगुलर डिविडेंड्स। तो ऐसी प्रॉब्लम्स अराइज होंगी। उससे अगर कोई शेयर होल्डर्स इस तरह के हैं, कोई विडोज़ हैं या कोई और ओल्ड एज पर्सन हैं जो उन्हीं के डिविडेंड्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, अपनी लाइवलीहुड उन्हीं के ऊपर चला रहे हैं, तो उससे उनको प्रॉब्लम आएगी और वो फर्दर उस फर्म के जो शेयर्स हैं वो कोशिश करेंगे उनको निकालने की, उनको बेचने की अगर वो सोच रहे हैं। तो उससे फिर फर्दर क्या होगा? ज़्यादा लोग अगर उस फर्म के शेयर्स को बेचना चाहते हैं तो उनकी
उनका जो क्वांटम है बेचने के लिए मार्केट में वो बढ़ जाएगा, यानी कि उनकी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा लोग उनको निकालना चाहते हैं, ज़्यादा सप्लाई हो जाएगी, कम लोग उनको ख़रीदना चाहते हैं, डिमांड लो हो जाएगी, तो उससे उनकी मार्केट वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। और ऐसे मार्केट वैल्यू अगर कम हो जाती है तो उनकी जो कोलेटरल सिक्योरिटी है उनके अगेंस्ट, जो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सामने रख के कोई शेयर होल्डर ले सकता था उनके ऊपर लोन, वो लोन मिलने में उनको डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि अब उन शेयर्स की इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं बची है उस फर्म में, उस ऑर्गेनाइजेशन में। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, लोगों को, जनरल पब्लिक का विश्वास नहीं बचा है, तो इस वजह से उसके जो शेयर्स हैं उनको एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी रख के जो हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते थे, वो लोन लेने में हमें दिक्कत आएगी। इसके साथ ही अगर कंपनी इस ओवर कैपिटलाइजेशन की जो सिचुएशन है उससे बाहर आना चाहती है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी कैपिटल को रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। उसको रीऑर्गेनाइज करने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अपनी, क्योंकि वो ओवर है तो उसको कम करना पड़ेगा, तो वो जो भी तरीके अपनाएगी उससे जो शेयर होल्डर्स है उनका लॉस होगा। उनका लॉस कैसे होगा, उनका जो टोटल शेयर होल्डिंग है वो उनकी कम होगी, तो इस तरह से शेयर होल्डर्स को इसका नुकसान होगा। हमने पहले डिस्कस करा था कंपनी को इसके क्या नुकसान होंगे, ये हैं शेयर होल्डर्स को उसके क्या नुकसान होंगे। इसके अलावा स्टूडेंट सोसाइटी को भी इसके नुकसान होंगे। वो स्लाइड यहाँ पे एक मिस हो गई है, मैं वैसे ही आपको बता देती हूँ, आपकी बुक में मिलेगा ये इफ़ेक्ट्स ऑन सोसाइटी, इफ़ेक्ट्स ऑन सोसाइटी के नाम से मिलेगा, इफ़ेक्ट्स ऑन सोसाइटी। तो इसमें पहला पॉइंट क्या बनेगा कि जो ओवर कैपिटलाइज्ड जो कंपनी है उसके, वो ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाने के लिए जो प्रोडक्ट है, प्राइस जो है प्रोडक्ट का वो बढ़ा देती है, और जो उसकी क्वालिटी है वो रिड्यूस कर देती है। तो ये सोसाइटी को जो है अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, हम कहेंगे घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट ज़्यादा पैसे में उनको ख़रीदना पड़ रहा है, तो एक ये नुकसान होगा। दूसरी अगर हम बात करें सोसाइटी को, ओवर कैपिटलाइज्ड जो कंपनीज़ हैं वो कंपटीशन से में मतलब उनको बहुत दिक्कत आती है, कंपटीशन से वो पार नहीं पा पाएंगी, इस वजह से वो लिक्विडेट होंगी, तो जो लोगों को काम मिला हुआ था उनको, वो अनएम्प्लॉय हो जाएंगे। लिक्विडेट से मतलब है उनको कंपनी को दिवालिया घोषित हो जाएगी या उसको ख़त्म करना पड़ेगा, वाइंडिंग अप होगा कंपनी का। वाइंडिंग अप होने से जो लोग उसमें काम कर रहे थे वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। फिर तीसरा इफ़ेक्ट जो है सोसाइटी के ऊपर, वो इसका क्या है कि ओवर कैपिटलाइज्ड कंपनीज़ जो हैं वो अपने एक्सपेंसेस जो हैं वो रिड्यूस करना शुरू करती हैं ताकि इनकम जो है वो बढ़ सके। तो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो क्या करती हैं, अपने वर्कर्स के जो वेजेस हैं उनको कम करना शुरू करती हैं। तो इससे जो उनके वर्कर्स हैं उनमें डिससेटिस्फैक्शन और टेंशन क्रिएट होगा, जिससे सोसाइटी में केओस क्रिएट होगा। इसके अलावा जो इसका फोर्थ पॉइंट हम कहें वो क्या होगा, लोअर वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ ओवर कैपिटलाइज्ड फर्म गिव राइज टू अननेसेसरी स्पेकुलेशन। इससे जो जेन्युइन इन्वेस्टर्स हैं उनको लॉस होगा, क्योंकि कभी ऊपर होंगे कभी नीचे होंगे जो शेयर की वैल्यू है इसमें, तो उससे स्पेकुलेशन, जो सट्टा हम कहते हैं, वो ज़्यादा बढ़ता है। कभी ऐसे कम होंगे शेयर्स तो लोग ऐसे खरीद के, उनमें बातें होंगी कि ये जल्दी ही बढ़ने वाला है, एकदम से लोग खरीदेंगे, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, फिर उसको बेचना शुरू करेंगे, फिर कम हो जाएगा। तो जो जेन्युइन इन्वेस्टर्स हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे को लगाना चाह रहे थे, उनको इस चीज़ का नुकसान होगा, और जो स्पेक्यूलेटर्स हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा जाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, फिफ्थ पॉइंट, जिसको हम कहेंगे शेयर्स ऑफ एन ओवर कैपिटलाइज्ड फर्म सेल एट डिस्काउंट इन द मार्केट, इट कॉजेज अ वेव ऑफ डिसअपॉइंटमेंट इन द कंपनी, इन द इकॉनमी, सॉरी। कैसे कि जब उनको मार्केट में हम वो डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, यानी कि जैसे जितनी उनकी वैल्यू होनी चाहिए थी उससे काफ़ी कम वैल्यू में आपको मिल रहे हैं, तो उससे लोगों में क्या है, डिसअपॉइंटमेंट, टेंशन की सिचुएशन क्रिएट होती है। और अगर एक जगह वो क्रिएट हो रही है तो धीरे धीरे वो जो है वो आगे आगे ग्रो करती जाती है। वो एक जगह से दूसरी जगह, एक तरह की कंपनी से दूसरी तरह की कंपनीज में, एक तरह के सेक्टर से दूसरी तरह के सेक्टर में वो प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो उससे जो डिप्रेशन की सिचुएशन है वो क्रिएट होती है धीरे धीरे इकॉनमी में। तो अगर कई सारी कंपनीज ऐसी हैं किसी कंट्री की इकॉनमी में, तो इसका मतलब वो किसको बुलावा दे रही हैं, वो ऐसी इकॉनमी में डिप्रेशन को बुलावा दे रही है। डिप्रेशन जो फेज़ होता है ना, इकॉनमी में फेजेस होते हैं, बूम का फेज़ आता है, डिप्रेशन का फेज़ आता है, तो इस तरह से वो डिप्रेशन के फेज़ को बुलावा दे रही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है
ओवर कैपिटलाइजेशन का जो इफ़ेक्ट है वो कैपिटल फॉर्मेशन और कैपिटल की मोबिलिटी पे भी गलत इफ़ेक्ट पड़ता है। अब जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो अगर उसको लॉसेस हो रहे हैं तो बजाय कि कैपिटल फॉर्मेशन के वो सोसाइटी को भी उससे लॉस हो रहा है। सोसाइटी के जो स्केर्स रिसोर्सेज थे वो उसके अंदर लगे हुए थे। स्केर्स रिसोर्सेज सबसे पहली बात फाइनेंस लगा हुआ था, पैसा लगा हुआ था, लोगों ने अपना पैसा लगाया था, जो उनकी जमा पूंजी थी वो शेयर होल्डर बन के वहाँ पे लगाई थी, और उसके ऊपर अगर प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब, या वो कंपनी बंद हो जाती है तो इसका मतलब पैसा लोगों का डूबा है। तो जो कैपिटल फॉर्मेशन होना चाहिए था उसके ऊपर अनफेवरेबल इफेक्ट हुआ है, और फिर आगे से लोग ऐसा लगाना कम कर देंगे, जिससे मोबिलिटी जो है कैपिटल की वो कम होगी। मोबिलिटी का मतलब है पैसा इधर से उधर सर्कुलेट होना। अगर किन्हीं के पास पैसा है तो वो उसमें लगाने की बजाय वो सोचेंगे कि इस तरह से कंपनीज नुकसान पहुंचा सकती हैं हमारे पैसे को, और बजाय कि हम उनको कहीं पे लगाएं हम उनको अपने पास ही रख लेते हैं। तो इससे क्या होगा, मोबिलिटी पैसे की घटेगी। तो ओवर कैपिटलाइजेशन के ये अनफेवरेबल इफेक्ट्स हैं जो एक सोसाइटी के ऊपर हो सकते हैं। तो हमने इसमें डिस्कस करे कि ओवर कैपिटलाइजेशन के जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं कंपनीज के ऊपर क्या किस तरह से हो सकते हैं, शेयर होल्डर के ऊपर किस तरह से हो सकते हैं, और सोसाइटी के ऊपर किस तरह से हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड जो है उसमें हम देखेंगे कोजेज़ क्या हैं ओवर कैपिटलाइजेशन के। ये जो ओवर कैपिटलाइजेशन की हम बात कर रहे थे उसके कारण क्या है। तो पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स, प्रमोशन ऑफ द कंपनी विद इन्फ्लेटेड एसेट्स। इसका ये मतलब है कि जब कंपनी को बनाया गया था, जब कंपनी शुरुआत में प्रमोटर्स ने उसको बनाया था, तो जो एसेट्स खरीदे थे वो ज़्यादा वैल्यू पे खरीद लिए थे, उस वजह से कंपनी की जो टोटल कैपिटल है वो ज़्यादा दिखाई दे रही है, जबकि वो एसेट्स इतने पैसे के थे नहीं। ये एक रीज़न हो सकता है। तो उससे कंपनी हमेशा ओवर कैपिटलाइज्ड लगेगी। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी की एक मशीन है जो 10,000 रुपये की आनी चाहिए थी और वो आपने 20,000 रुपये की खरीदी है। ऐसे ही बाकी सारे एसेट्स भी खरीदे हैं, तो जो कंपनी 1 करोड़ की होनी चाहिए थी वो आपको 2 करोड़ की दिखाई दे रही है। तो वो अब उसके अगर 15% रेट ऑफ रिटर्न आपको उससे लेना है, उससे जबकि आपको मिलेगा 8%, तो वो क्या दिखाई देगा, फिर ओवर कैपिटलाइज्ड दिखाई देगी। तो अगर आपने कंपनी के जो एसेट्स हैं प्रमोशन के टाइम पे ही इन्फ्लेटेड रेट्स पे खरीदे हैं तो ये ओवर कैपिटलाइजेशन का एक मेन रीज़न हो सकता है। उसके बाद है सेकंड पॉइंट, हाई प्रमोशन एक्सपेंसेस। हाई प्रमोशन एक्सपेंसेस से मतलब है प्रमोटर्स ने अगर प्रमोशन के टाइम पे, जब कंपनी बन रही थी उस टाइम पे अगर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करा है, वो कोई सर्विसेज के लिए, जैसे जो भी उस टाइम में उनको रजिस्ट्रेशन की सर्विसेज होती है या लॉयर को जो फीस देनी पड़ती है, वो सारी जो सर्विसेज हैं, अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंस उन पे करा है तो वो भी कंपनी को अपनी अर्निंग्स में से ही राइट ऑफ करना पड़ते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस भी। तो डिविडेंड जो है वो करंट रेट पे वो ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, कम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो हाई प्रमोशनल एक्सपेंसेस भी शुरू में ओवर कैपिटलाइजेशन का एक रीज़न हो सकते हैं। उसके अलावा ओवर एस्टिमेटिंग अर्निंग्स ऑफ टाइम ऑफ प्रमोशन भी एक रीज़न हो सकता है कि हम ऐसे सोचते हैं शुरू में जो कंपनी की अर्निंग्स हैं उनको ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं और उनके अकॉर्डिंग प्रमोशन के टाइम पे प्रमोटर्स खर्चा करते हैं, और बाद में उतना हम कहें उतनी अर्निंग्स होती नहीं है, तो उस वजह से ओवर कैपिटलाइज लगती है कंपनी। अब शुरू में तो जब आप प्रमोशनल एक्सपेंसेस कर रहे थे आपने ज़्यादा एक्सपेंसेस कर दिए, आपको लग रहा था कि आपको फ्यूचर में इतनी अर्निंग्स होने वाली हैं, लेकिन अर्निंग्स जो है वो कम हुई, तो ऑब्वियसली जो अर्निंग्स हैं वो उस पूरे एक्सपेंस को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगी। अगर वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगी तो जो रिटर्न हमें मिल रही है वो काफ़ी कम लगेगी। वो कम लगेगी तो फिर हमें जो कैपिटल है वो ऑब्वियसली ज़्यादा लगेगी। तो ये भी एक ओवर कैपिटलाइजेशन का कारण हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटलाइजिंग अर्निंग्स एट लोअर रेट। इसका क्या मतलब है कि आपने जो करेक्ट एस्टिमेट नहीं लगाया एक्सपेक्टेड अर्निंग्स का, और उससे भी आपको फर्म ओवर कैपिटलाइज लग रही है। अगर इनकम को आप लोअर रेट पे कैपिटलाइज करते हैं कंपनी की एक्सपेक्टेड इनकम को या कंपनी की इनकम को, तो उससे जो आपकी ओवर कैपिटलाइजेशन की प्रॉब्लम है वो हो सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है इसके कॉजेज़ में फॉर्मेशन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग इन्फ्लेशनरी पीरियड। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि जब आपने कंपनी को बनाया, फॉर्म किया,
यहाँ पे फॉर्मेशन की बात हो रही है, इनिशिएशन की, या फिर उस आपने एक्सपैंड किया कंपनी को, तो उस वक्त इन्फ्लेशन पीरियड था, एकदम से उसी टाइम इन्फ्लेशन आया था। जो जैसे हम बात करें मशीनरी के रेट थे, प्लांट के, बिल्डिंग के, वो सब कुछ उस वक्त ज़्यादा चल रहे थे और एकदम से कुछ एक टाइम बाद वो कम हो गई, तो जो कैपिटल आपकी उस टाइम लगी वो ज़्यादा लगेगी, उस हिसाब से ओवर कैपिटलाइज्ड लगेगी। तो ये एक रीज़न हो सकता है ओवर कैपिटलाइजेशन का। इसके अलावा क्या रीज़न हो सकता है? शॉर्टेज ऑफ कैपिटल से मतलब है यहाँ पे कि जितनी कैपिटल की ज़रूरत थी उतनी कैपिटल कंपनी जो है वो नहीं उस वक्त उन्होंने रेज़ करी। वो जो प्रमोटर्स थे वो उस वक्त आइडिया नहीं लगा पाए कि कितनी कैपिटल की ज़रूरत है, वो कम कैपिटल जो है रेज़ कर पाए, या उन्होंने कम कैपिटल रेज़ करी, उनको लगा कि कम इतनी कैपिटल में ही काम चल जाएगा, लेकिन बाद में उनको जब एक्स्ट्रा कैपिटल की ज़रूरत पड़ी तो वो कैपिटल उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे ली, और वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे अगर ली तो अब ज़्यादा अर्निंग्स जो हैं उस इंटरेस्ट रेट को पे करने में ही चली जाती हैं, और उसके बाद आपको अर्निंग्स कम दिखाई देती हैं, जिससे कि ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन क्रिएट होती है। अगर कंपनी की डेप्रीसिएशन पॉलिसी जो है वो सही नहीं है, कंपनी की डेप्रीसिएशन पॉलिसी सही ना होने का मतलब है कि कंपनी अपने डेप्रीसिएशन रिजर्व के लिए और जो अगर उसका कुछ ऑब्सोलेट हो गए हैं, या अगर हम कहें रिप्लेसमेंट के लिए एडिक्वेट रिजर्व्स नहीं रख पा रही हैं, मेंटेन नहीं कर पा रही है, तो अर्निंग कैपेसिटी एसेट्स की धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। उनकी जो बुक वैल्यू है उससे जो रियल वैल्यू है वो कम दिखाई देगी और कंपनी ओवर कैपिटलाइज नज़र आएगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर कंपनी की जो डिविडेंड पॉलिसी है वो लिबरल है, लिबरल डिविडेंड पॉलिसी से मतलब है कि कंपनी बहुत लंबे समय से लगातार हम कहें कि हाई डिविडेंड्स जो है वो पे करती आ रही है। अगर हाई डिविडेंड्स पे करती आ रही है तो फिर वो रिजर्व्स जो हैं उसके पास लेस मिलेंगे। तो जब भी उनको अपने ओल्ड एसेट्स की रिप्लेसमेंट की बात आती है या फिर ऑब्सोलेट एसेट्स की रिप्लेसमेंट्स की बात आती है, तो उसके लिए उनको कैपिटल रेज करनी पड़ेगी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। वो फिर उनकी अर्निंग कैपेसिटी को कम करेगी और उससे ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन अराइज होगी। इसके अलावा स्टूडेंट, 9th पॉइंट है ये फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी ही इस तरह की है कि उसमें टैक्सेस जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो मेजर पार्ट जो है कंपनी की अर्निंग्स का वो टैक्सेस को पे करने में ही चला जाता है और फिर कंपनी के पास लेसर इनकम बचती है। ऐसे इनकम अगर कंपनी के पास कम बची है तो ऐसी सिचुएशन भी ओवर कैपिटलाइजेशन को क्रिएट करती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, एक पॉइंट और है जो हमें यहाँ पे डिस्कस करना था, रह गया है एक्सेस कैपिटल का। एक्सेस कैपिटल से मतलब है कि एक फर्म ने को जितनी कैपिटल, जैसे यहाँ पे हमने कहा था ना शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, कि जितनी कैपिटल की ज़रूरत थी उससे कम कैपिटल जो है उन्होंने रेज़ करी। यहाँ पे इसका उल्टा है कि जितनी की ज़रूरत थी उससे ज़्यादा कैपिटल उन्होंने रेज़ कर ली। ज़्यादा कैपिटल रेज़ कर ली तो जितनी ज़्यादा कैपिटल, जो पोर्शन ज़्यादा था, उतना वो उसके ऊपर अर्निंग्स सब नहीं कमा पा रहे हैं। अर्निंग्स नहीं कमा पा रहे हैं तो वो उतना डिविडेंड भी नहीं दे पा रहे हैं। वो डिविडेंड कम दे पा रहे हैं तो उस वजह से मार्केट वैल्यू जो है शेयर की वो कम होगी और वो भी ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन को क्रिएट करती है। तो स्टूडेंट्स, ये सभी कोजेस थे ओवर कैपिटलाइजेशन के। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे रेमेडीज़ ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, कि हम किस तरह से ये जो ओवर कैपिटलाइजेशन की जो समस्या है फर्म में या किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो आई है, तो इसको कैसे दूर कर सकते हैं, वो यहाँ पे हमने इस स्लाइड में डिस्कस कर रखा है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये रेमेडीज़ डिस्कस तो कर रखी हैं, लेकिन हर एक रेमेडी के उसके साथ में हम इफ़ेक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। एक से ज़्यादा रेमेडीज़ की कोशिश करी जाती है ओवर कैपिटलाइजेशन को करेक्ट करने के लिए। ओवर कैपिटलाइजेशन की समस्या को करेक्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। जैसे पहले यहाँ पे डिस्कस कर रखा है रिडक्शन इन बॉन्डेड डेट। बॉन्डेड डेट में रिडक्शन से मतलब है कि जो भी बिजनेस ओवर कैपिटलाइजेशन से सफ़र कर रहा है, उनकी अर्निंग कैपेसिटी बॉन्डेड डेट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उनको कोशिश करनी चाहिए अपने बॉन्डेड डेट्स को जो है पे ऑफ करने की। तो उनको पे ऑफ कर वो कहाँ से करने की कोशिश करेंगे? रिजर्व्स और सरप्लसेस से। लेकिन रिजर्व्स और सरप्लसेस तो ऐसी कंपनीज़ में ऑलरेडी ही हम कहीं कम होते हैं। तो
अगर रिजर्व्स और सरप्लसेस नहीं हैं तो आप फंड्स कहाँ से लाएंगे उनको कम करने के लिए? आपको नए शेयर इशू करने पड़ेंगे। नए शेयर इशू करके आपको पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा और उससे आप अपने बॉन्डेड डेट को वापस जो है कम कर सकते हैं। लेकिन इससे तो ओवर कैपिटलाइजेशन की समस्या और बढ़ जाएगी बजाय कि कम होने की। दूसरा पॉइंट जो आपकी बुक में डिस्कस करा हुआ है वो है रिडक्शन इन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर। आप क्या कर सकते हैं, जो आपके डिबेंचर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए 15% है, आप अगर उसको 10% कर दें तो आपका उसको इंटरेस्ट पेमेंट में आपके कम पैसे खर्च होंगे। लेकिन ये आप कब कर सकते हैं? डिबेंचर होल्डर्स की सहमति से। और वो इसके लिए कब सहमत होंगे? जब आप इनके साथ साथ कुछ एक और बहुत ही अट्रैक्टिव टर्म्स पे ये सिचुएशन, ये स्कीम जो है उनके सामने लेके आते हैं, तब वो इसके लिए राजी हो सकते हैं। इसके लिए उनको राजी करना मुश्किल काम है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स, थर्ड सिचुएशन यहाँ पे है जो डिस्कस करी हुई है, वो है रिडक्शन ऑफ हाई डिविडेंड प्रेफर्ड स्टॉक। इसका मतलब है कि जो भी हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिनके ऊपर हमें ज़्यादा डिविडेंड देना पड़ रहा है, उनको हम ये कहें कि उनको हम रिटायर कर सकते हैं। तो ऐसा हम कब कर सकते हैं? ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास पैसे हों, क्योंकि अगर हम उनको कहते हैं कि इनका टाइम कंप्लीट हो गया है तो हमें उनके जो मालिक हैं उनको पैसे भी देने पड़ेंगे। तो वो पैसे कहाँ से आएंगे? हमारे पास रिजर्व्स और सरप्लसेस होने चाहिए। रिजर्व्स और सरप्लसेस ऐसे सिचुएशन में नहीं होते। अगर वो नहीं है तो फिर कहाँ से आएंगे? हमें उनके लिए हम कहें नए शेयर इशू करने पड़ेंगे। पर नए शेयर अगर हम इशू करते हैं तो इससे तो जो ओवर कैपिटलाइजेशन की समस्या है वो रादर की घटने के बढ़ जाएगी। तो ये सिचुएशन हो सकती है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जितनी भी तरह की सिक्योरिटीज़ हैं उनको कम करके देखने की बात कर रहे हैं। जैसे हमारे पास ये इक्विटी शेयर के डिस्कस करे हुए हैं, ये प्रेफरेंस शेयर के और ये डिबेंचर्स के। तो यही हमारी कैपिटल को बनाते हैं। इन सब को हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि किस तरह से इनको कम करके हम अपनी ओवर कैपिटलाइजेशन की समस्या को कम कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो बताया हुआ है, रिडक्शन इन पार वैल्यू ऑफ शेयर्स। इससे ये मतलब है कि ओवर कैपिटलाइजेशन में हम उसको कम करने के लिए जो पार वैल्यू है हमारे हम कहें शेयर्स की, वो अगर हम कम कर दें तो पार वैल्यू कम करने से क्या होगा कि जो कैपिटल हमने इन्वेस्ट कर रखी है उसकी जो उसके ऊपर हमें जो भी रिटर्न मिल रही है वो हमें ज़्यादा दिखाई देगी। उससे जो नॉर्मल अगर हम एक शेयर होल्डर के लिए बोलें तो उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है। इफ़ेक्ट क्या होगा कि जो ज़्यादा हमें दिखाई दे रही है, फिर उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है, उसमें आधी जो इनकम है हमारी हम रिजर्व्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और धीरे धीरे हमारी ये जो प्रॉब्लम है ओवर कैपिटलाइजेशन की वो कम दिखाई देगी। जैसे मान लीजिए कोई शेयर है, उसकी कीमत पार वैल्यू जो उसकी 10 रुपीज़ थी, 10 रुपीज़ की बजाय हम उसकी पार वैल्यू जो है 5 रुपीज़ कर देते हैं। 5 रुपीज़ कर देते हैं तो एक तो हमें 10 रुपीज़ पे 100 रुपये का मान लीजिए उस कंपनी को फ़ायदा हो रहा था, एक 5 रुपीज़ पे वो 100 रुपीज़ दिखाई दे रहे हैं। तो ये ज़्यादा दिखाई देंगे, ये साइकोलॉजिकली हमें ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। परसेंटेज जो है प्रॉफिट का वो हमें ज़्यादा दिखाई देगा। अब वो हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो वो जो जितना ज़्यादा हमें, जैसे 50% बढ़ गया, वो 50% हम रिजर्व्स में डाल सकते हैं। इससे धीरे धीरे हमारे रिजर्व्स जो हैं वो बढ़ेंगे और फिर उसके बाद अगर हम डिबेंचर होल्डर्स को रिटायर करना चाहते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को रिटायर करना चाहते हैं, वो सिचुएशन हम उन रिजर्व से पैसा निकाल के कर सकते हैं। तो लेकिन इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, जो शेयर होल्डर्स हैं उनको मनाना पड़ेगा। तो एक सिचुएशन ये है जो हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, रिडक्शन इन टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स। जो हमारे टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं उनको हम कम कर सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। देखिए जो हमने पहले डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, वो था पार जो वैल्यू है। एक मिनट में ये स्लाइड निकालती हूँ, ये डिफरेंट स्लाइड है, ये है, हाँ। जो पहले हमने डिस्कस करा था वो था रिडक्शन इन पार वैल्यू ऑफ शेयर्स। पार वैल्यू ऑफ शेयर में मतलब है हम शेयर की वैल्यू जो है उसमें कम कर रहे हैं। यहाँ पे मतलब है हम नंबर ऑफ शेयर्स को कम कर रहे हैं। जैसे हमारे पास मान लो हम जो शेयर हैं उनमें 5 शेयर के बराबर एक शेयर कर देते हैं।
जैसे मान लो हमारे पास 500 शेयर्स थे तो उनको हम 100 शेयर्स में तब्दील कर देते हैं। तो मान लो किसी शेयर होल्डर के पास 10 शेयर थे तो उसके पास अब कितने शेयर रह जाएंगे? 2 शेयर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। और पार वैल्यू ऑफ शेयर की जब हमने बात करी थी तो हमने क्या कहा था? मान लीजिए एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है, उसको हम 5 रुपये में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। अब देखिए कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स जो है वो करने से क्या फ़ायदा होगा? कंसोलिडेशन ऑफ शेयर करने से भी हमें वैसे ही अर्निंग्स जो हैं वो ज़्यादा दिखाई देंगी। अर्निंग्स ज़्यादा दिखाई देंगी तो उससे क्या होगा? साइकोलॉजिकली ये लगेगा कि जो कंपनी है उसकी जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हुई है और मार्केट वैल्यू जो है वो शेयर की बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा करने के लिए ये सिचुएशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? शेयर होल्डर्स से उनकी सहमति लेनी होगी। अगर वो जनरल मीटिंग में इसके लिए तैयार हो जाते हैं तो ही हम कंसोलिडेशन ऑफ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट एक और पॉइंट है यहाँ पे, ये जो 5 पॉइंट है इनके अलावा फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब है यहाँ पे कि शुरू में एक कंपनी को क्या करना चाहिए? जितना भी उसको फ़ायदा हुआ है या जितनी भी इनकम कंपनी को हुई है वो सारी डिस्ट्रीब्यूट ना करने की बजाय शेयर होल्डर्स को एज डिविडेंड उनको री इन्वेस्ट कर देनी चाहिए। इससे जो कंपनी है उसकी रियल वैल्यू जो है शेयर की वो बढ़ेगी और ओवर कैपिटलाइजेशन की जो समस्या है वो कम होगी। तो इसके ये जो सिचुएशन है ये भी उनको क्या करना होगा? फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स अगर आप कर रहे हैं तो इसकी अनाउंसमेंट कर देते हैं और इसके बारे में कंपनी अपना कोई बयान लेके आती है और इन्वेस्टर्स को समझाती है कि वो उनको री इन्वेस्ट कर रही है। तो इसका ज़्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट्स भी हो सकता है उनके ऊपर ना पड़े। वो बजाय कि ये समझने के कि उनकी कंपनी को लॉसेज हुए हैं तब कंपनी डिविडेंड नहीं बांट रही है, उनको ये समझाया जाए कि उनका पैसा आगे इन्वेस्ट कर दिया गया है किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी में, किसी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में, किसी अच्छे प्रोजेक्ट में। तो अगर ये उनको कन्वे करा जाए तो उससे उनमें नेगेटिव सेंटिमेंट्स भी नहीं जाएंगे, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स जाएंगे और ओवर कैपिटलाइजेशन की जो समस्या है या उससे भी कंपनी बच सकती है और रियल वैल्यू ऑफ शेयर जो है वो एनहेंस होगी। तो ये रेमेडीज़ थी ओवर कैपिटलाइजेशन की। नेक्स्ट जो हम इसको पार्ट डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, उसमें हम अंडर कैपिटलाइजेशन डिस्कस करेंगे और थ्योरीज डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे कैपिटलाइजेशन के सेकंड पार्ट में ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। तो आई होप कि आपको ओवर कैपिटलाइजेशन और कैपिटलाइजेशन जो बेसिक टर्म कैपिटलाइजेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, इन सब में डिफरेंस और ओवर कैपिटलाइजेशन और इसके जो बेसिक जो टर्म्स हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए। और जो इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए इस टॉपिक को पूरा अच्छे से अंडर कैपिटलाइजेशन भी करने के लिए आप इसकी नेक्स्ट वीडियो जो है वो खोल के देख लीजिए। वहाँ पर आपको अंडर कैपिटलाइजेशन भी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।